Hello everyone, I am Rahul Misra from दरभंगा बिहार। और आज हम आप लोगों के लिए जो क्लास लेकर के आए हैं, बच्चों का डिमांड था, तो आज उसका ओवरव्यू जो होता है कॉस्ट का, जो एक्चुअली मैं बैच में ये समाप्त कर चुका हूँ, तो आज कॉस्ट के बारे में हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। और उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज अपना प्यार दें। तो देखिए, अगर हम कॉस्ट शीट की बात करें, जो आपके बीकॉम थर्ड पार्ट में आप पढ़ते हैं, बीकॉम पार्ट 3 की है। और कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट इसका हिंदी होता है लागत विवरण। कॉस्ट शीट को आप बोलते हैं लागत विवरण। देखिए, अगर आपको समझे कि व्हाट इज कॉस्ट शीट क्या होता है, लागत विवरण क्यों होता है, ये क्यों बनाते हैं, तो मान के चलिए कि कोई भी कंपनी है, अगर वो किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, तो उसके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन करते समय उसे 1000 एक्सपेंसेस करने होते हैं। और हर एक्सपेंसेस अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उन एक्सपेंसेजों को करना, उसे बैकट्रैकेट करना, उसे अलग करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आप बोलते हैं डायरेक्ट और एक बोलते हैं आप इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष होता है और इनडायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष होता है। तो ये प्रत्यक्ष सामग्री जो है, और इसे आप अप्रत्यक्ष बोलते हैं। और इसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब ये डायरेक्ट भी, यहाँ पे जो कॉस्ट आते हैं ना, ये डायरेक्ट को भी आप तीन नेचर से, यहाँ पे तीन प्रकार से आप बांट सकते हैं। अगर आप बोले तो यहाँ पे जनरली सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट आती है आपको, ये एक लेवल होता है उसका। एक लेबर काइंड्स में होते हैं, जो लेबर नेचर के कॉस्ट करते हैं आप। और एक डायरेक्टली आप जो एक्सपेंसेस बोलते हैं उसे, ये एक्सपेंसेस नेचर के जो एक्सपेंसेस आप करते हैं वो। इनडायरेक्ट में भी यही, ये तीन चीज सेम आएंगे। यहाँ पे भी मटेरियल टाइप के एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट वाली करेंगे आप, लेबर टाइप के इनडायरेक्ट वाली करते हैं, और एक्सपेंसेस ये भी इनडायरेक्ट लेवल का आता है। और इसे आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, और इनके मदद से ही आप कॉस्ट बनाना आज सीखेंगे। अब ये मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस मुख्यतः तीन जो होते हैं। एक्सपेंसेस दो प्रकार से अगर आप बांट ले तो एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट के अंतर्गत एक मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। और इनडायरेक्ट में भी आप यही सेम चीज बोलेंगे, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट लेवल के आते हैं। इन्हीं कॉस्ट शीट में अब आपको हम जो इसकी मेनली जो स्टेटमेंट होती है कॉस्ट शीट, सबसे पहले आप ऊपर में लिख लेंगे। मुख्यतः इसमें जो आप एक पार्टिकुलर्स बना लेते हैं, कॉलम्स। एक अमाउंट के कॉलम से भी काम चलेगा, या चाहे तो इसे आप दो अमाउंट के कॉलम कर सकते हैं, एक डिटेल्स और एक सिंपल में। नहीं तो डिटेल्सिंग यहाँ पे कर लेंगे हम, और जो मेन अमाउंट होगा उसे यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले इस कॉस्ट शीट में आता क्या है, तो मैंने सबसे पहले बोला है मटेरियल। और ये देखिए, दो प्रकार के हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है वो पुरानी कंपनी, अगर कोई ओल्ड कंपनी होंगे तो जरूर उसके पास हो सकता है कोई मटेरियल पुराना वाला बच गया हो, रॉ मटेरियल, तो वो इस ईयर, करेंट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग मटेरियल, जिसे बोलते हैं हम लोग ओपनिंग
रॉ मटेरियल, इसके जो भी अमाउंट आएंगे, अगर आप 2 कॉलम बनाएंगे तो एक में डिटेल्सिंग कर लेंगे, यहां पे लिख लेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। इसमें जनरली हम ऐड करते हैं। अब ये ओपनिंग रॉ मटेरियल आपके पास है और आपने करेंट ईयर में क्या करा, परचेज कर लिया। तो जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आप करते हैं, रॉ मटेरियल को हम RM लिखते हैं यहाँ पे, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये भी यहाँ पे आप ऐड कर लो। इसके बाद हो सकता है ये जो परचेज आपने रॉ मटेरियल करा, इस दौरान आपको कायरेज वगैरह देना पड़ा, हो सकता है देना पड़ा और ना भी देना पड़ा हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसे आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ये कायरेज अगर वगैरह आप दिए हैं ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसे अब हम लोग लेस करेंगे और ये कोई वेस्टेज रह जाता है, इसे हम लोग लेस कर देंगे। और इसके बाद जो आएगा ये मेरा पहला आंसर आएगा, जिसे हम लोग मटेरियल कंज्यूम्ड बोलेंगे। या फिर इसे आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी बोल सकते हो। और जो यहां तक आएगा इसका टोटल करके आप यहां पे लिख लीजिए। अब इस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आपको ऐड करना है डायरेक्ट नेचर के मटेरियल हो गए, और मैंने 3 प्रकार का एक्सपेंसेस आपको बताया था, जिसमें डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर का अगर कोई एक्सपेंसेज है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आप यहां पे ऐड कर लीजिए, और फिर यहां पे ट्रांसफर करके ये जो अमाउंट यहां पे आएगा, दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। इसे आप प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद इसके बाद हम अगले लेवल पे अगर चले तो यहां पे हम अब जितना भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेज होगा वो हम करते हैं। तो देखिए जो जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं, अगर उन्हें हम फैक्ट्री लेवल पे करें या फिर ऑफिस लेवल पे करें या फिर सेलिंग लेवल पे करें, ये प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद 3 तरह से एक्सपेंसेज इनकर्ड होते हैं कंपनी के द्वारा। पहला, उन्हें फैक्ट्री लेवल पे काम करना होता है, फिर उसके बाद ऑफिस लेवल पे काम करना होता है, और फिर उन्हें शोरूम के लेवल पे काम करना होता है, यानी कि सेल करने के लिए। तो फैक्ट्री लेवल पे ये सारे कॉस्ट ऑफ जो मटेरियल आ गए, इसमें लेबर एक्सपेंस सारी चीज इनकर्ड होने के बाद जो यहाँ पे लगा, इसके बाद इनका जो काम होना है मेनली वो फैक्ट्री लेवल पे होना है। और फैक्ट्री लेवल पे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे अगर यहाँ पे अगर हम ऐड कर देते हैं, और अगर उसका जो कोई वेस्टेज अगर वहां पे बैलेंस बच जाता है वो लेस कर देते हैं, तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, जिसे हम लोग या तो फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, या तो उसे हम वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं, या तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फिर रिप्लेस होके अब हम सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए थे प्राइम कॉस्ट पे। प्राइम कॉस्ट आपका यहां तक आ गया था। प्राइम कॉस्ट के बाद अब आप यहां पे जितने भी एक्सपेंसेज हैं जो फैक्ट्री लेवल पे करने होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेज को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसे बोलते हैं ओवरहेड। अब ये फैक्ट्री लेवल पे किए जाएंगे तो ये कौन से ओवरहेड हो जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। इसे क्या बोल देते हैं, ओवरहेड। यानी कि इसका नाम ही क्या है, अतिरिक्त, यानी कि अधिभार है। ये अब इसके ऊपर में किया जाएगा, मटेरियल के ऊपर में जो अतिरिक्त लागत जो लगती है, जो फैक्ट्री लेवल पे अब आप करेंगे तो इसे आप बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अगर इस प्राइम को ऐड कर देंगे, यहां पे लिख लेते हैं। इसके बाद ये आपका डायरेक्ट अगर
इसको अगर मान के चलिए क्वेश्चन में केवल फैक्ट्री ओवरहेड करके दे दिया है तो इसे ऐड कर देंगे, या अगर कुछ हो सकता है एक दो आइटम्स का पार्टिकुलर इंडिविजुअली कोई आइटम्स जो फैक्ट्री से रिलेटेड क्या हो सकता है, फैक्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्री रेंट हो सकता है, फैक्ट्री से रिलेटेड सैलरी फैक्ट्री के जो एम्प्लॉय को दिया जा सकता है, रिप्लेसमेंट का एक्सपेंसेस हो सकता है, कोल हो सकता है, गैस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड हियर। एंड ये जितने भी प्रकार के एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे, इन सारे एक्सपेंसेस को अगर ये डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से दे दिया है तो इसे आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लोगे, तो ये जो आपका कॉस्ट आएगा प्राइम कॉस्ट के बाद उसे हम लोग जनरली फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम वर्क्स कॉस्ट भी होता है, और इसे आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल इतना दिया है तब तो ये सीधे हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि कुछ गुड्स होते हैं जो सेमी फिनिश्ड होते हैं, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, यानी कि उन पे अभी काम हुआ नहीं है, पूरे तरह से कंप्लीट गुड्स नहीं हुए हैं, तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है। अगर इस प्रकार के गुड्स अगर हैं तो क्या उस गुड्स को आप सेल करना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। क्या वो ऐसे ही सेल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस गुड्स को फिनिश्ड करना पड़ेगा, और फिनिश्ड कहां पे होंगे? फैक्ट्री में। इसलिए उस जो सेमी फिनिश्ड गुड्स करके अगर दे आपको, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस करके दे, उसे आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चंस में है तब तो ये फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ये नेट नहीं समझते, इसे फिर हम लोग ग्रॉस समझते हैं। ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं वो जो सेमी फिनिश्ड गुड्स है जिसे आप WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। इसके दो बैलेंस जनरली क्वेश्चंस में आपको दिखने को मिलेंगे, एक तो ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस है तो इसे आपने ऐड कर देना है, और अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस का अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो इसे लेस कर दिया जाता है। इसके लेस करने के बाद जो आएगा वो फाइनल जो कॉस्ट आएगा उसे आप बोलेंगे नेट कॉस्ट। किसका कॉस्ट? तो फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम बोलते हैं वर्क कॉस्ट बोल दीजिए, या फिर इसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लोग बोलते हैं। ये जानकारी में आपको रहना चाहिए। ज्यादातर यूज किया जाता है वर्क कॉस्ट, तो ये नेट वर्क कॉस्ट हो गया या फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। या आप जानने के लिए ये भी जान लीजिए कि नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर फैक्ट्री से ही रिलेटेड है, और ये मैन्युफैक्चर जहां हुआ है उसके बाद जो कॉस्ट आई है, इसलिए इस कॉस्ट को बोला जाता है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके बाद अगला स्टेप्स, फैक्ट्री कॉस्ट तक हम लोग देख लिए थे। अब इन फैक्ट्री कॉस्ट में आप क्या ऐड करोगे? तो फैक्ट्री कॉस्ट में अब ऑफिस, फैक्ट्री के बाद कहां पे जाएगा कॉस्ट? तो ऑफिस वाला। ऑफिस देखिए जनरली जो ऑफिस होते हैं, फैक्ट्री वर्क होता है जहां पे सारे प्रोडक्शन वर्क्स होते हैं, सारे मशीनरी वर्क्स होते हैं, और इसके बाद ऑफिस आता है, और ऑफिस के बाद शोरूम से रिलेटेड जहां की सेल होते हैं। लेकिन ये जो बीच वाला ऑफिस है जहां से सारे कार्य का मैनेजमेंट होता है, ये जितने भी मैनेजमेंट होते हैं ये सारे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। तो ये ऑफिस लेवल पे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, यानी ऑफिस का एक्सपेंसेस हो गया, रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस के एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, मैनेजमेंट का कोई कॉस्ट आ गया है, ऑफिस का कोई रेंट देना पड़ रहा है। तो ये विभिन्न प्रकार से जो यहाँ पे कॉस्ट आएंगे इस को हम ओवरहेड जानते हैं। और ये कौन से ओवरहेड? ये सारे एक्सपेंसेस को डायरेक्ट अगर आपको दे देता है कभी क्वेश्चंस में तो उसे हम लोग ऑफिस ओवरहेड बोलते हैं, या फिर यहाँ एक नया नाम आपको दे सकता है ऑफिस एंड, चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का होता है
तो इसलिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम से भी ये दे देता है। या फिर अगर पार्टिकुलर, अगर पॉइंट बाय पॉइंट कोई 2-3 दे दे तो यहाँ उसे अलग अलग लिख लेंगे और इस अमाउंट को यहाँ पे लिख करके फिर टोटल करके हम यहाँ पे ले जाएंगे। और ये जो अमाउंट आपका टोटल करके यहाँ पे आएगा, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसे बोलेंगे, या फिर इसका भी नाम है, इसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेंगे, यानी कि ये जो कॉस्ट है ये प्रोडक्शन हो चुका है, प्रोडक्शन लेवल का कॉस्ट है। तो अभी तक आप लोगों ने सीख लिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो अगला यूनिट है, जो एक्सपेंसेस अगर इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये शोरूम लेवल का होता है। क्योंकि प्रोडक्शन हो गया है वस्तु का, और प्रोडक्शन होने के बाद ये ऑफिस से रिलेटेड जो भी सारे एक्सपेंसेस थे वो भी हमने ऐड कर दिया, और अब तक ये क्या निकल चुका है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अब ये यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट नहीं निकला है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे शोरूम लेवल का भी कॉस्ट मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु बनी, प्रोडक्शन हुई फैक्ट्री लेवल पे, और उसके बाद मैनेजमेंट का सारा एक्सपेंसेस ऑफिस से हुआ, लेकिन जब वो बिकने के लिए शोरूम जाएगा और वहां भी आपको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, आपको सैंपल देना पड़ता है, आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत सारे जो एजेंट होते हैं उन्हें भी कमीशन देना पड़ता है, या विभिन्न प्रकार के वहां और भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का जो एक्सपेंसेस हो जाता है वो आपको ऐड करना होता है। और जब आप वो इसमें ऐड कर देंगे तो निकलता है टोटल कॉस्ट। तो इसलिए अब इसके बाद या तो अगर हम बोलते हैं डायरेक्ट, अगर वो एक्सपेंसेस के नाम से दे दिया तो अलग अलग एक्सपेंसेस को ऐड कर लीजिए, नहीं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर करके यही क्वेश्चंस में आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या इसे ओवरहेड बोलिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर एक्सपेंसेस है तो पार्टिकुलर अलग अलग करके देगा, अगर ये ओवरहेड है तो सारे एक्सपेंसेस ही ओवरहेड बन जाते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये कॉस्ट फाइनली जो आके ऐड होके तैयार होगा, ये आपका कहलाएगा टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट में अब आपका अगर क्वेश्चंस में यहाँ पे सेल्स दे दिया है कि आपने कितने भी प्रोडक्ट का क्या करा है, सेल करा है, तो ये सेल यहाँ पे आप लिख लेंगे। और अगर ये कॉस्ट मान के चलिए कि कॉस्ट आपका यहाँ 1 लाख रुपीज आया है, और अगर आपका सेल यहाँ पे जो है 1,20,000 रुपया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आएगा ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर में, और ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 20,000। लेकिन बाय द वे अगर क्वेश्चंस में यहाँ पे ये सेल्स जो है मान लीजिए 98,000 का ही है, तो दैट मीन्स कि ये आपका 2,000 का जो है ये प्रॉफिट नहीं होगा, ये लॉस हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे ये निगेटिव बैलेंसेस रहता है तो आप लॉस गेन करोगे, अगर ये पॉजिटिव बैलेंस है, इससे हायर वैल्यू है, तो आप प्रॉफिट अर्न करोगे। दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट शीट। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो मुझे लगता है बीकॉम थर्ड पार्ट के अंतर्गत जो पहला चैप्टर कॉस्ट शीट है ये आपका बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बिल्कुल ही इजीली आप समझ जाओगे। और कभी कभी क्वेश्चंस में स्कैरेप आ जाता है, तो मैं ये आपको बता दूं कि ये 2 प्रकार का होता है। मान के चलिए कि आपके यहाँ भोज का आयोजन हो रहा है, तो आप देखते हैं कि आपके यहाँ रिफाइन या फिर घी वगैरह ये आते हैं। अगर आप उसका कंटेनर ले रहे हैं
और एक होता है कि आप कंटेनर लिया और वो वेस्ट हो गया, अब वो किसी काम का आपका नहीं है और तुरंत ही कोई कस्टमर आपके मिल गए तो आप उसे तुरंत ही सेल कर दोगे। तो एक तो हुआ कि आपने जो प्रोडक्ट यूज करना था, जो मेन जो प्रोडक्ट घी था या फिर जो रिफाइन थे, वो आपने यूज कर लिया और वो आपने कंटेनर आपने उसको सेल कर दिया, जबकि आपने प्रोटेक्शन कार्य शुरू भी नहीं करा था। तो अगर इस काइंड्स का नेचर का आता है तब तो आप प्राइम कॉस्ट से पहले ही इसे आप लेस कर सकते हो। लेकिन जब आप ऐसा है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है, मान के चलिए कि आप देखते हो कि आप मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हल्दीराम की भुजिया बना रहे हैं आप, और हल्दीराम की जो भुजिया बनाने वाली कंपनी होगी वो जब भी भुजिया बनाती होगी, ये रिफाइन या जो भी चीज यूज करती होगी, एक समय के बाद बार बार जल जल करके वो भी वेस्ट मटेरियल हो जाता होगा और उसे कंपनी अवॉइड करती होगी कि अब उस पर ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि वो उसके जो क्वालिटी ऑफ गुड्स की है वो उसको भी डिक्रीज कर देगा, तो उसको भी वो क्या करेगी, वेस्ट करके शॉर्ट कर देगी। तो ये भी चीज है यहाँ पे, इन सारी चीजों को आपने अच्छे से देखना है। अगर वो स्कैरअप वैल्यू आता है तो प्राइम कॉस्ट के बाद जो फैक्ट्री कॉस्ट आता है वहां पे आप उसे लेस कर दोगे। इजीली आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बाद बाकी क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे।